Hello friends, welcome back on my YouTube channel Study of English Literature. Today I am going to explain Sonnet 18 written by William Shakespeare. Shall I compare thee? Okay. फ्रेंड्स, आज हम शैल आई कंपेयर दी जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, आज इसको कवर करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, विलियम शेक्सपियर को आई थिंक सबको पता ही होगा। विलियम शेक्सपियर कौन थे? ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोइट थे इंग्लिश लिटरेचर के। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। और मेरे तो फेवरेट पोइट आएंगे, ठीक है। और भी हैं बहुत से, लेकिन अभी आज हम इस पोएम के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब हम विलियम शेक्सपियर के बारे में अगर हम जान लेते हैं तो विलियम शेक्सपियर कौन थे दोस्तों? विलियम शेक्सपियर जो थे एक ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट थे, और ही वॉज बॉर्न इन 23 अप्रैल 1564 स्टैडफोर्ड एट एवन में। ओके, इनको जो है बार्ड ऑफ एवन भी बोला जाता है। और इन्होंने जो है मोस्टली ये जो एक किसके बेटे थे? ये जो है ग्लोव मेकर के बेटे थे। इनके जो पेरेंट्स थे, इनके फादर का जो नाम था वो जॉन शेक्सपियर था, जिनके इनके फादर जो हैं ग्लोव मेकर थे, मतलब दस्ताने वगैरह का काम करते थे, दस्ताने बनाते थे, उनके बेटे थे ये। और इनकी जो मदर थी, इनकी मदर थी मैरी अर्डन। ओके, और अब हम ने इनकी जैसे बात ही की है, और इन्होंने जो है मैरिज की थी 18 साल के थे जब ये 18 ईयर्स के थे, तो इन्होंने एनी हैथवे से मैरिज की थी। ओके, एनी हैथवे। फिर इन्होंने कई जो है प्लेज वगैरह भी लिखी हैं, ठीक है। तो मैं जैसे कि आपको बता देती हूँ, उन्होंने 37 प्लेज लिखे हैं एंड 154 सोनेट्स हैं, ठीक है। तो जो इन्होंने मोस्टली जो है कॉमेडीज़, हिस्ट्रीज़ एंड ट्रेजेडीज़ लिखी हैं, ये प्लेस जो इन्होंने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1613. His early plays were primarily comedies and histories and are regarded as some of the best work produced in these genres. He then wrote mainly tragedies, ठीक है, 1608 among them, जिसमें कौन कौन सी थी? हैमलेट थी, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ, ठीक है। इनकी मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो पता भी होना चाहिए ना इनके बारे में, वर्क्स को भी थोड़ा बहुत इनका पढ़ लिया करो, ठीक है। एंड इनके जो मतलब ये जो सारे इनके वर्क्स थे, ठीक है, जैसे कि इन्होंने हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, ऑल कंसिडर्ड टू बी अमंग द फाइनेस्ट वर्क इन इंग्लिश लैंग्वेज। बहुत ही बढ़िया वर्क जो है इनके माने जाते हैं, ठीक है। अब हमने इनकी बात कर लिया। अब हम आपको जो है कुछ पोएम के बारे में शुरू कर लेते हैं ना। आपको पोएट के बारे में तो बता दिया है कि कौन थे, ठीक है, पता होना चाहिए इतना तो जैसे कि पोएम का टाइटल है शैल आई कंपेयर दी। ओके, किस सोनेट कौन सी है ये? मैंने आपको जैसे बताया कि 154 सोनेट्स लिखी हैं, उसमें से ये सोनेट नंबर 18 है, शैल आई कंपेयर दी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें एक बारी वैसे ही बता देती हूँ समरी के तौर पर कि ये क्या कविता थी, क्या पोएम है ये। तो ये जो पोएम है ना, ये इस पोएम में ना पोएट क्या कहता है, इस पोएम में ना पोएट जो है अपनी फ्रेंड की ब्यूटी को जो है, अपने फ्रेंड की ब्यूटी को किससे कंपेयर कर रहा है? समर से कंपेयर कर रहा है। तो दिस पोएम इज़ अ सोनेट, पता ही है आपको, 14 लाइन्स की है ये। और दिस पोएम इज़ एड्रेस्ड टू द पोएट्स फ्रेंड द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। इन दिस पोएम द पोएट से पेज आ रिच ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड, एक श्रद्धांजलि सी अर्पित करता है अपने फ्रेंड को। ही कंपेयर्स हिम टू समर्स डे. He come to the conclusions that his friends is more charming than the summer. कहता है कि उसका जो फ्रेंड है ना वो बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। किससे? समर से। समर की तुलना में जो मेरा फ्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ऐसा पोएट कह रही हैं। He knows that one day his friends will also die. उसको पता है कि उसका फ्रेंड जो है मर ही जाएगा कभी ना कभी, क्योंकि देखो हमारा जो शरीर जो है मतलब सबकी मतलब डेथ तो होती ही है ना। तो पोएट बोल रहे हैं कि ही नोज दैट वन डे हिज फ्रेंड्स विल आल्सो डाई, मरेगा तो है ही, बट ही वॉज इमोर्टलाइज्ड हिम थ्रू हिज पोइट्री। लेकिन
वो जो है किस में ज़िंदा रहेगा, ठीक है, किस में जो है वो अमर रहेगा। इमोर्टलाइज का मतलब होता है अमर रहेगा, अब उसकी पोइट्री में अमर रहेगा, क्योंकि पोइट उसका जिक्र करेगा, कहीं ना कहीं उसको पढ़ा जाएगा, ठीक है, तो मतलब वो उसमें ज़िंदा रहेगा। क्योंकि देखो हमारा शरीर जो होता है मोर्टल होता है, ठीक है ना, तो वो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाता है ना। तो उन्होंने ऐसे लिखा, ही नोज दैट वन डे हिज फ्रेंड्स विल आल्सो डाई बट ही हैज़ इमोर्टलाइज्ड हिम थ्रू हिज पोइट्री। ओके, तो आपको समझ आया किसको एड्रेस की गई है, अपने पोइट को, अपने फ्रेंड को जो है पोइट ने ये पोएम को एड्रेस किया है। उसको जो है कंपेयर कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, समर के डे से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम स्टैंजा वाइज जो है पोएम को शुरू करते हैं। पहली 4 लाइन्स को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो मैं फर्स्ट स्टैंजा आपको पढ़ के बता रही हूँ। वैसे तो 14 लाइन्स हैं, तो मैं आपको पहले 4 लाइन्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ। Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer's lease hath all too short a date. Shall I compare thee to a summer's day? तो in this line the poet compares his friend's beauty with the summer's day. I mean to say, हिंदी में बता देते हैं। इन पंक्तियों में जो है ना, मतलब इन लाइनों में जो है, इस लाइन में पोएट क्या बोल रहे हैं, कहते हैं कि उसके मित्र, उसके जो फ्रेंड है ना, उसकी सुंदरता की तुलना गर्मी के एक दिन से करता है पोएट, ठीक है। क्या कहता है कि मैं तुम्हारी तुलना गर्मी के एक दिन से करूँ, ठीक है। Shall I compare thee to a summer's day? उसके बाद कहता है दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है हल्की सी, ठीक है। तो पोएट कहता है कि उसका जो फ्रेंड है ना, वो गर्मी के एक दिन से अधिक जो प्यारा है, अधिक विनम्र है, अधिक प्यारा है, ठीक है। दाउ का मतलब होता है यू, ठीक है। तो तुम अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं कि तुम उस गर्मी के मतलब मौसम से भी, मतलब के दिन से भी बहुत ज़्यादा अच्छे हो। दाउ आर्ट मोर लवली, तुम्हारी जो कला, जो तुम्हारे जो सुंदरता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अगर मैं तुम्हारी तुलना उससे करता हूँ, किससे, समर से, गर्मी के दिन से करता हूँ, ठीक है। तो तुम उससे भी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, गर्मी के दिनों से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देते हो। थर्ड लाइन में पोएट बोल रही हैं रफ विंड्स टू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई। रफ विंड्स का मतलब होती है जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं, गर्मी के मौसम में तेज़ हवाएं कलियों को जो है पूरी तरह से हिला देती है। मई के महीने में जो है ना, मतलब सारी की सारी जो कलियाँ होती है पूरी तरह से हिलने लगती है, क्योंकि रफ विंड्स टू शेक, शेक का मतलब होता है हिलाना। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, मई की जो बर्ड्स होती हैं, जो कलियाँ होती हैं, मई का मतलब यहाँ पे मंथ की बात कर रहे हैं कि मई के महीने में भी गर्मी होती है ना, ठीक है। तो उसमें भी कह रहे हैं कि उसके उस महीने में भी तो जो कलियाँ होती हैं ना, वो पूरी तरह से हिला देती हैं, रफ विंड्स जो उसके पूरी तरह से हिला कर रख देती हैं। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। यहाँ पर हैथ का मतलब होता है हैज़, ओके। ओल्ड इंग्लिश थी ना, तो उसमें ऐसा यूज़ किया जाता था, जैसे यहाँ पे ऊपर सेकेंड लाइन में दाव का यूज़ हुआ था, इसका मतलब होता है आई। हैथ है, इसका मतलब होता है हैज़, ओके। तो देखो एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डाई। तो इसमें पोएट बोल रहे हैं यह शीघ्र ही चली जाती है, मतलब ये शीघ्र का मतलब ये तो थोड़े समय के लिए होती है ना, फिर एकदम से चली जाती है, ठीक है। लेकिन मतलब गर्मी की बात कर रहे हैं, थोड़े समय के लिए होती है फिर चली जाती है। लीज़ का मतलब होता है एक, मतलब कुछ समय के लिए आती है, मतलब फिर हम वो चली जाती है। लीज़ का मतलब किसी चीज़ को, जैसे लीज़ आपने पता भी होगा, मतलब कोई लीज़ मतलब जैसे किराया वगैरह होता है ना, तो मतलब एक टाइम के लिए हम कोई चीज़ ले लेते हैं, तो बाद में वो हमें चुकानी पड़ती है, बाद में वो हमें वापस करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ है ना, ओके। उसके बाद यहाँ पर हमने आपको बता दिया है कि एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। तो मतलब उसके जो फ्रेंड की सुंदरता है वो अमर ही रहेगी। इस प्रकार जो है वह अपने जो अपने फ्रेंड हैं उसको जो है क्या करते हैं, ट्रिब्यूट यानी कि श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। अब सेकंड स्टैंजा में हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 लाइन्स हैं, इसमें भी क्वार्टरन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें पोएट बोल रहे हैं सम टाइम टू होल्ड द आई ऑफ हेवन शाइन्स एंड ऑफन इज हिज गॉड गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड एंड एवरी fear from fear sometimes declines by chance or nature's changing cause untrimmed।
तो इसमें पोइट बोल रहे हैं, कहते हैं इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट इन समर सीजन्स द सन इज समटाइम्स वेरी हॉट, मतलब समटाइम्स टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स। आई ऑफ हेवन यहाँ पर किसकी बात की गई है बच्चों? आई ऑफ हेवन यहाँ पर सन को बोला गया है, ठीक है। सन यानी कि सूर्य जो होता है उसको बोला है आई ऑफ हेवन, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं इन दिस लाइन द पोइट सेज दैट इन समर सीजन्स द सन इज समटाइम्स वेरी हॉट, बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। मतलब इन लाइनों में जो पोइट बोल रहा है कि गर्मी के मौसम में ना कभी कभी जो सूरज होता है ना इतना गर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं एंड ऑफन इज़ हिज गोल्डन कॉम्प्लेक्स्ड डिम्ड, फिर भी कई बार यह बादलों से ढका सा होता है, ठीक है। तो मतलब गोल्डन जो उसका कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना वो थोड़ा कम हो जाता है, जब अगर बादल आ जाएंगे उसके सामने तो उसका जो गोल्डन कॉम्प्लेक्शन होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा ना। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस। इस लाइन में जो है पोइट बोल रहे हैं कि इन दिस वर्ल्ड एवरी ब्यूटीफुल थिंग लूजेस इट्स ब्यूटी वन डे, मतलब यहाँ पर ये थर्ड लाइन है ना, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस। डिक्लाइंस का मतलब होता है कम हो जाना है, ठीक है। फेयर का मतलब हो गया सुंदर। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं पोइट कि इस संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में जो है ना, कोई भी सुंदर जो चीज़ है, कोई भी चीज़ लगा लो, ठीक है। इंसान को लगा लो, ठीक है, जो इंसान होगी या कोई वस्तु होगी, ठीक है, अगर वो ज़्यादा सुंदर है तो कभी ना कभी तो उसकी सुंदरता ख़त्म होएगी ही होएगी। 110% सुंदरता कम होएगी ही होएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं रहती है इस संसार के अकॉर्डिंग, कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मतलब एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइंस, कभी ना कभी तो ख़त्म होएगी ही होएगी इसकी सुंदरता। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड। अनट्रिम्ड का मतलब होता है सुंदरता से वंचित होना। तो इसमें पोइट बोल रहे हैं कि ये जो समय होता है ना, मतलब इस समय ये दुर्घटना बोल लो या दुर्घटना से या समय के बीत जाने से जो अपनी सुंदरता जो होती है वो वंचित हो जाती है, लेकिन उसके मित्र की सुंदरता स्थायी रहेगी। यानी कि बाय चांस कहता है कि ये दो लाइनों का मतलब ये है कि कभी ना कभी तो सुंदरता ख़त्म होएगी ही होएगी, वो कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी, ठीक है। चाहे वो बाय चांस होए, चाहे नेचर की चेंजिंग की वजह से होए, चाहे कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से होए, तो मतलब सुंदरता को कम होना ही है। लेकिन अपने फ्रेंड को बोल रहे हैं उसकी सुंदरता बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहेगी, ठीक है ना। क्योंकि पोइट ने ऐसे ही कहा था, अभी स्टार्टिंग में भी बोला था कि उसके जो फ्रेंड्स अगर मर भी जाएगा तो भी वो जो है पोइट की जो है पोइट्रीज़ में हमेशा ज़िंदा रहेगा, ठीक है। पोइट की पोइट्री में जो है वो हमेशा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल स्थायी ही रहेगा, ओके। अब हम थर्ड स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। बट दाई एटर्नल समर शैल नॉट फेड नॉर एल्स पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ऑस्ट नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वेंडरस्ट इन हिज शेड वैन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रॉस्ड। तो एटर्नल का मतलब होता है दोस्तों अमर, ठीक है। और फेयर का मतलब सुंदर हो गया। ब्रैग का मतलब होता है ढींगे मारना, ठीक है। तो मतलब कहते हैं पोइट, तो इन जो लाइनों में ना पोइट बोल रहा है कि गर्मी का मौसम जो होता है सिर्फ थोड़े समय के लिए होता है, लेकिन उसके जो मित्र की सुंदरता है वो तो हमेशा ऐसी की ऐसे ही रहेगी, इमोर्टल रहेगी, अमर रहेगी, ठीक है ना। पोइट ऐसा बता रही हैं, ठीक है। कहते हैं कि उसका जो फ्रेंड है, उसके जो फ्रेंड की जो सुंदरता है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे कि अब है, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन में बोलते हैं नॉर लूज पोजेशंस ऑफ दैट फेयर दाउस्ट, ओके, नॉर शैल डेथ ब्रैग दाउ वेंडरस्ट इन हिज शेड वन इन एटर्नल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रॉस्ड। तो यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं कि लेकिन जो उसके मित्र की सुंदरता है वो हमेशा अमर रहेगी, उसका फ्रेंड जो है हमेशा उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा ऐसी की ऐसी ही रहेगी, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। और यह जो समय होता है ना, मतलब ख़त्म, यह हर समय किसी भी समय ख़त्म नहीं होगी। जब तक समय चलेगा तब तक उसकी जो सुंदरता है वैन इन एटर्नल लाइन्स टाइम दाउ ग्रोस्ट, मतलब जैसे जैसे टाइम चलेगा तो उसकी जो सुंदरता भी है वो बिल्कुल वैसे ही रहेगी। नॉर शैल डेथ ब्रेक दाउ वंडरस्ट इन हिज शेड,
ना ही उसको जो है उसकी मतलब उसको जो है ना तो मृत्यु से दूर ले जाने की मतलब ढींग भी नहीं मार सकती है, मतलब ना तो मृत्यु उसको लेकर जा सकती है और ना ही कोई और उसको, ठीक है। तो कवि ने अपनी पोएम में जो है अपने मित्र को अमर कर दिया है, ठीक है। तो उसकी लास्ट 2 लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। यानी कि इसलिए जब तक मतलब जब तक ये जो है संसार आदमी जो है इंसान जो है सांस लेंगे, ठीक है, आंखें देख सकेंगी, तब तक तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे। एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और ये जो है तुम्हें जो है संसार में जो मतलब लाइफ यानी कि तुम्हें ज़िंदगी देता रहेगा। मतलब इसलिए जब तक इस संसार में मानवता रहेगी, ठीक है ना, तो सो लॉन्ग मैन कैन ब्रीथ यानी कि मानवता रहेगी, तब तक उसका जो फ्रेंड है वो हमेशा इमोर्टल रहेगा। यानी कि पोइट जो है ना, पोइट कहते हैं कि तुम ना मेरी पोएम्स में, ठीक है, मेरी पोइट्री में जो तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, ठीक है, मेरी जो मैं पोएम्स लिखूँगा, ठीक है, उन पोएम्स की जो पंक्तियाँ होती हैं उसमें तुम हमेशा जीवित रहोगे, ठीक है, अमर हो जाओगे। जो मेरी पोएम्स हैं वो उतनी देर तक रहेंगी जब तक मनुष्य श्वास जो है मतलब सांस लेते रहेंगे और आंखें देख सकेंगी, तब तक जो है तुम हमेशा अमर रहोगे जब तुम्हारा नाम इन पंक्तियों में लिखा जाएगा। तो मतलब इस तरह तुम भी अमर हो जाओगे जब तुम्हारा नाम इन पंक्तियों में लिखा जाएगा, मतलब तुम हमेशा जीवित रहोगे मेरी पोइट्री के माध्यम से, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।